हिमाचल प्रदेश में H3N2 इन्फ्लुएंजा ने दस्तक दे दी है। कांगड़ा में इसका पहला मामला आया है। 2.5 महीने की बच्ची संक्रमित मिली है। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के परागपुर में यह मामला रिपोर्ट हुआ है। जांच में 2.5 महीने की बच्ची में यह संक्रमण मिला है। संक्रमित बच्ची को कांगड़ा के टांडा मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। उधर मामले की पुष्टि करते हुए कांगड़ा के सीएमओ डॉक्टर सुशील शर्मा ने कहा कि जिले में इस संक्रमण का पहला मामला आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों से लेकर पीएचसी और सीएचसी स्तर पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट किया गया है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में इससे पहले H3N2 इन्फ्लुएंजा का पहले कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित मरीजों में शुरुआत में सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, सूखी खांसी, थकान और नाक से पानी बहता है। इसके अलावा उल्टी, दस्त और तेज बुखार जैसे लक्षण भी रहते हैं। छोटे बच्चों, बूढ़े लोग और किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इन लोगों को HANA, H3N2 एडेनोवायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा है। लगभग 2.5 महीने की बच्ची है जो टांडा में पिछले 4 हफ्ते से दाखिल थी। तो उसको खांसी, बुखार और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो उसका उन्होंने टेस्ट किया जब, तो ये H3N2 के लिए पॉजिटिव आया है। तो इसको कोई अंडरलाइंग वो फैमिलियल डिजीज है, इसका सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसे कहते हैं, उसकी वजह से इसका बॉडी का रेजिस्टेंस कम हुआ, जिसकी वजह से इसको H3N2 इन्फेक्शन हुआ है। बाकी इसके परिजनों का भी टेस्ट हुआ, वो मेरे को लगता है कि वो उनका टेस्ट जो है नेगेटिव आया है। जिला कांगड़ा में हमने सब ब्लॉक्स को, SMOs को, सिविल हॉस्पिटल्स को, मेडिकोलॉजी को और जो जोनल हॉस्पिटल है जैसे टांडा, धर्मशाला है, नूरपुर है, पालमपुर है, उन सबको हमने एडवाइजरी इशू कर दी है। बाकी फील्ड में भी सारी जारी कर दी है कि ताकि आप जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका पालन करें। और ये इसके ऑलमोस्ट एक जैसे ही लक्षण हैं, जिसमें खांसी, जुकाम, नाक चढ़ना, दर्द होना, सांस की तकलीफ होनी, कोई बेहोशी हो जाती है, तो ये सारे लक्षण एक जैसे ही होते हैं। तो इनका जो डिफरेंशिएशन जो होती है, जो सांस लेने से टेस्ट करने से ही पता लगता है। ये चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। टीबी उन्मूलन को लेकर धर्मशाला में बहु क्षेत्रीय सहभागिता पर आधारित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि जिस प्रकार टीबी उन्मूलन के प्रति हिमाचल प्रदेश में जागरूकता बढ़ी है, उससे निश्चित तौर पर राज्य वर्ष 2024 तक टीबी मुक्त बन सकता है। उन्होंने कहा कि टीबी से जीतने के लिए जरूरत केवल रोग से लड़ने और समाज को जागरूक करने की है। उन्होंने कहा कि क्षय रोग को लेकर जागरूकता के साथ रोगियों के प्रति संवेदना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर पंचायतें अपने स्तर पर कार्य करते हुए टीबी रोगियों की पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करे तो इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। इसके उपरांत राज्यपाल ने जिला प्रशासन की ओर से टीबी रोगियों को फूड बास्केट और संवेदना किट वितरित की। वहीं इससे पहले उन्होंने उपायुक्त कार्यालय से टीबी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन कर विभाग द्वारा स्थापित फोटो बूथ में फोटो खिंचवाकर टीबी उन्मूलन की जागरूकता का संदेश दिया। देखिए, माता का दर्शन, नवरात्रि का समय है तो स्वाभाविक रूप से हमको अच्छा ये लगा है कि हिमाचल में आए तो यह देवभूमि मानी जाती है और विशेष करके एक रूट पर देवियां हैं। तो मैं उन सबसे
सर नवा करके इस बात को चाहा हूं कि देश की प्रगति हो और देश की प्रगति के साथ साथ हिमाचल की भी प्रगति हो। ये तो एक जो अभियान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है टीबी उन्मूलन का, कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। मैं तो आप वहां भी इसी बात को कहा हूं, सबसे ये कहा हूं कि जागरूकता इसके लिए बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें और वो छोटी छोटी बातों के आधार पर ही टीबी के पेशेंट से लोग दूर भागते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस नाते सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है, हर प्रकार का खर्च कर रही है, मुफ्त का इलाज है, लेकिन जागरूकता आवश्यक है। इस जागरूकता को पूरी तौर पर मुझे अच्छा लगा कि हिमाचल में मुझे लगता है कि जो देश का 2025 का लक्ष्य है वो हम जल्दी अचीव करेंगे, 24 में भी अचीव कर सकते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ निक्षय मित्र बने हैं कि अब वेटिंग में लोग पहुंच जा रहे हैं, यह और अच्छी बात है। लेकिन जागरूकता साथ साथ है। 2 बच्चियों ने जो अपनी पीड़ा बताई, वह पीड़ा निश्चित रूप से समाज के लोगों में के द्वारा अगर दी जाती है तो अच्छी बात नहीं है। कार्यशाला में कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने जिले में टीबी रोगियों को दी जा रही उपचार सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस अभियान में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और अभी तक उनके द्वारा करीब 3000 निश्चय किट वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जिले में टीबी रोगियों के अनाथ बच्चों को 150 संवेदना किट भी वितरित की गई है। इन बच्चों को भी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपनाया है। जिले में सभी विभागों के आपसी समन्वय और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से क्षय रोग उन्मूलन का कार्य सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। कार्यशाला के दौरान 2 टीबी चैंपियंस ने अपने विचार और अनुभव साझा किए। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मशाला साई खेल प्राधिकरण की लड़कियों ने कबड्डी खेल प्रतियोगिता में हिमाचल का नेतृत्व करते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुई राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम को फाइनल मुकाबले में हरियाणा से टीम को 7 अंकों से हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में हिमाचल का मुकाबला हरियाणा की टीम से हुआ। इस रोमांचक मुकाबले में हिमाचल को 35-28 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हिमाचल के हिस्से में सिल्वर मेडल आया है। एक मिनट रुकिए हो जा रुक आप भी आ गया थोड़ा आ गया पीछे आगे आ जाओ। एक कप वाली सेंटर में आओ लड़की, कप वाली आ गया ना। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की 9 लड़कियों ने सीनियर वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लिया, जिसमें से हिमाचल की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है, जिसमें धर्मशाला से पुष्पा राणा, ज्योति, किरण, डिम्पल, भावना और चंपा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा 3 खिलाड़ियों ने अपने संबंधित राज्यों से भाग लिया। खिलाड़ियों के धर्मशाला नेशनल सेंटर पहुंचने पर केंद्र प्रभारी एम नटराजू व समस्त स्टाफ व खिलाड़ियों को ढोल नगाड़ों व हार पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। NSOI 3 गेम्स चल रहे हैं, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल व नॉन रेजिडेंस में एथलेटिक्स गेम को चलाया जा रहा है। नाम पुष्पा राणा है और हमारा इवेंट बहुत अच्छा गया है। हम फाइनल में 7 पॉइंट से लूज़ कर गए हैं, बट हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। मैं आप सभी न्यूज़ प्रभारी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि आप हमारी अचीवमेंट लोगों तक पहुंचाते हो और लोग हमें बहुत प्यार और ब्लेसिंग्स देते हैं। और मैं साई एनसोई
धर्मशाला के इंचार्ज सर, सभी कोचेज़ और सभी स्टाफ मेंबर्स और बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे लिए स्वागत समारोह रखा। और मैं इंचार्ज जो हमारे प्रेसिडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर नीटू ब्रांटा सर और कृष्ण सर, उनका भी धन्यवाद करूंगी। और सभी कोचेज़ और सभी बच्चे जब मिलकर काम करते हैं तभी हम प्रदेश के लिए मेडल ले पाते हैं। थैंक यू। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन प्रश्नकाल में सेब सीजन के दौरान बागवानों के साथ लूट और अदानी ग्रुप के सीए स्टोर में हो रही मनमानियों का मुद्दा उठा। ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बागवानी मंत्री से पूछा कि शिमला जिला में अदानी के कितने सीए स्टोर चल रहे हैं और क्या इनमें नियमों की पालना हो रही है, जिसमें बिना MOU के अदानी के सीए स्टोर को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से 1598.89 लाख रुपए की सब्सिडी नाबार्ड के तहत देने की बात सामने आई है। विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि अडानी ने सीए स्टोर की स्थापना पर किसानों बागवानों की मदद का भरोसा दिया था, लेकिन उसका उल्टा हुआ है। सेब सीजन के दौरान अडानी ग्रुप चुप रहते हैं और बीच सीजन में दाम तय करते हैं। क्योंकि बरसों से हिमाचल के जो बागवान और किसान हैं उनका आड़तियों के द्वारा शोषण हो रहा है। कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ कि पूरी मार्केट पे जो है अडानी जो है हिमाचल की मार्केट को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब जिस दाम से वो सेब खरीदते हैं वो उच्चतम क्वालिटी का सेब है, लेकिन बाकी का जो सेब है वो तो औने पौने दामों में वो खरीदते हैं। तो मैंने यही प्रश्न सरकार से पूछा कि कोई नियम होने चाहिए, कोई कायदे होने चाहिए कि जो सेब की खरीद वो करते हैं उसके लिए नियम होने चाहिए, जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उसके लिए भी नियम होने चाहिए। तो माननीय कृषि मंत्री ने जो है मुझे आश्वस्त किया है कि वो इस दिशा में प्रयास करेंगे और वो देखेंगे कि जो APMC एक्ट है उसका जो है उस एक्ट को पूरी तरह से वो लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस विषय में उन्होंने मुझे जो है आश्वासन दिया। अब यही हैरानी का विषय, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मामले को जो है छुपाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप इतनी ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, 35 से 85% तक सब्सिडी दी है और बगैर MOU के साइन किए, ऐसा मुझे लगता संभव नहीं है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अडानी ग्रुप ने शिमला जिले के सैंट, मेहंदली और रेवली में सीए स्टोर स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से अडानी ग्रुप को 1598.89 लाख रुपए की सब्सिडी नाबार्ड के तहत दी गई। इस संदर्भ में MOU हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। बागवानी मंत्री ने आश्वासन दिया कि नियमों की उल्लंघना पर उचित कार्यवाही होगी। बागवानों की कई किस्म की समस्याएं हैं, जिसमें सी स्टोर का मामला भी है, उचित मूल्य की बात है और किस तरह से सेब को जो है उत्पाद को कैसे मंडियों में बेचा जाए। तो इन सब के ऊपर जो है भी कई दौर की चर्चाएं हमने जो है बागवानों से की है और शीघ्र ही हम जो है कोई न कोई जो है इसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये अडानी के जो है काम करने का जो तौर तरीका है, उससे अगर हमारे बागवानों को नुकसान हो रहा है तो उसके ऊपर जो है हमें कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय खलियाल में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा व 9वीं 11वीं कक्षा 2022-23 का शैक्षणिक सत्र का परिणाम बुधवार को केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत कुमार यादव ने घोषित किया। As well as students, and I have been donated by students. It's a good thing for students to learn something. So once और यहाँ पे आप donate कीजिए, and in return also you will also get some books if you want.
केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत कुमार यादव ने बताया कि पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक शिक्षा का अधिकार नियम होने के बावजूद भी बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और खुद ही गुणात्मक परिणाम दिए। उन्होंने कहा कि कक्षा 9वीं 11वीं के बच्चों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि नए सत्र के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 13,000 भर्तियां की जा रही है, तो यह उम्मीद लगाई जा रही है कि सभी नियमित शिक्षकों के आ जाने से शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पुस्तकोपहार कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत पहले सत्र की किताबों को जो बेहतर अवस्था में होती हैं उन्हें बच्चे एक दूसरे को प्रदान करते हैं और ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव सहायता के लिए स्कूल प्रबंधन हमेशा तत्पर रहता है। As well as students, and I have been donated by students. It's a good thing for students to learn something. So केंद्रीय विद्यालय मंडी में आज सत्र 2022-23 के परिणाम घोषित किए गए। कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक आरटीई के रूल्स होने के बावजूद बहुत सारे बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया और खुद से ही गुणात्मक परिणाम दिए। 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा नए सत्र में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो 13,000 भर्तियां की जा रही हैं, तो इस बात की उम्मीद की जा रही है कि सभी नियमित शिक्षकों के आ जाने से हम लोग गुणात्मक शिक्षण और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बच्चों को और नई दिशा में ले जा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक कार्यक्रम पुस्तकोपहार किया जाता है, जिसमें पिछले सत्र की जो पुरानी लेकिन ठीक दशा में रहने वाली किताबों को बच्चे एक दूसरे को प्रदान करते हैं, जिससे जो आवश्यकता जिनको रहती है जिन बच्चों को, वो पुस्तकें वो लेकर आगे नए सत्र में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और गरीब बच्चों या ज़रूरतमंद लोगों का इससे बहुत भला हो जाता है। धन्यवाद। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।